प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे टोक्यो। जापानी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतवंशियों के साथ भी करेंगे संवाद। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को किया जा रहा है रवाना। दूसरे चरण के मतों की गिनती का काम आज भी जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध खनन के खिलाफ जिलों में दिख रही सख्ती। साहिबगंज में टास्क फोर्स बनाकर शुरू की गई निगरानी। और राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को किया पराजित। सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम बनी उप विजेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर आज सवेरे टोक्यो पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के भारतवंशियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ विशेष विचार विमर्श करेंगे। 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं जापान यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री भी होंगे। इसके अलावा वे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। खास बात है कि प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही 36 जापानी सीईओज और प्रवासी भारतीयों से भी वे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंच चुके हैं। उनका जापान पहुंचने पर भारतवंशियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री को देखकर प्रसन्नता जाहिर की, साथ ही तिरंगा भी फहराया। पुणे पीएम के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के दौरान वहां आए बच्चों से भी मिले। बच्चों के हाथों में अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रधानमंत्री के स्वागत में लिखी हुई तख्तियां थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बच्चे के बनाए हुए तिरंगे के बगल में लिखे हुए संदेश को भी पढ़ा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने ऑटोग्राफ भी दिया। और इस तरह की तस्वीरें हम लगातार देखते हैं जब प्रधानमंत्री जब भी विदेशी दौरों पर जाते हैं और जहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करता है, सद्भाव के साथ उनका स्वागत करता है। और खास तौर पर हम देख सकते हैं तख्तियां हम देख रहे हैं जिसमें गुजराती में भी लिखा हुआ है स्वागत है। अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके आगमन की खुशी बच्चों के चेहरों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल। और आंचल, सबसे खास बात है कि आपने देखा कि इस होटल के परिसर में जो इसकी लॉबी है उसमें जगह जगह पूरे हिस्से में हम सुबह से जब हमने इन तस्वीरों को लाइव लिया उस दौरान से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो संख्या है वो भी बहुत अधिक है। तमाम मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोग बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। सुनते पहले ये वही तस्वीर है जो आपको बता रहे हैं जहां तिरंगा है और तिरंगे के साथ में बगल में जो संदेश लिखा है प्रधानमंत्री वही पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा जानते हैं। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के एक अखबार योमिबुरी शिंबन में भी एक आलेख लिखा और उन्होंने भारत जापान के संबंधों की सराहना की।
जापान के संबंधों का वर्णन करते हैं और ये एक एक करके अद्वितीय महत्व रखते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ऐसे गहरे संबंध आधुनिक समय में भारत और जापान के बीच एक परिपक्व साझेदारी के लिए एक ठोस नींव रखते हैं। बिल्कुल। और आगे पीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने विनिर्माण, सेवाओं, कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की शुरुआत की है। भारत में स्थायी परिवर्तन के लिए जापान एक अनिवार्य भागीदार है। जापान के लिए भारत की स्पीड और स्केल की भावना, साहसिक सुधारों और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए सरलीकरण और प्रोत्साहन एक अनूठा अवसर होगा। हम एक खुले, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत के निर्माण में योगदान देंगे। हमारे पास क्वाड जैसे ढांचे के साथ साथ विकास, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्थिरता, स्वास्थ्य, टीके जैसे मुद्दे भी हैं। मार्च में प्रधानमंत्री किशिदा और मैंने कोरोना के बाद शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व की दिशा में भारत जापान विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री किशिदा के साथ बैठक इस महत्वाकांक्षी एजेंडे को साकार करने की दिशा में ठोस प्रगति करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में कल वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर गिरिडीह जिला प्रशासन तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिले के 3 प्रखंडों राजधनवार, बिरनी और सरिया में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अति संवेदनशील इलाके में अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि 3,90,000 मतदाता कल 1,101 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में 4,600 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। की प्रक्रिया में हम लोगों ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस से डीएपी का बल है, इसमें सैट की का बल है और इसमें सीएपीएफ की भी बल है। हम लोगों ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है और ये वो 24 मई को होना है। इसमें धनवार, बिरनी और सरिया प्रखंड है। इसमें 1101 बूथ है, प्रत्येक वार्ड पर बूथ बनाए गए हैं और 1101 वार्ड सदस्य की पदे हैं। 86 इधर गुमला जिले में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में चैनपुर, डुमरी एवं बरायडी प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर भी कल वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर आज डिस्पैच सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव, उप विकास आयुक्त हेमंत सती एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वखारीब ने मतदान कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को लेकर मतदान कर्मियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। इस बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों में मतगणना आज भी जारी है। राजधानी रांची के पंडरा बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र में सवेरे 8 बजे से ही मतगणना कर्मी वोटों की गिनती कर रहे हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय भी मिलती दिख रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2022 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2099 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के 14,832 मामले सक्रिय बताए जा रहे हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,92,38,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है।
आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों को टीके से रोकी जाने वाली जो बीमारियां थी उसके खिलाफ माताओं की देखभाल और टीकाकरण प्रदान करने के लिए असाधारण काम किया। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, उच्च रक्तचाप और टीबी के उपचार के साथ साथ पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को पुरस्कार के लिए चुना गया। ये पुरस्कार 2019 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार समारोह 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के लाइव स्ट्रीम किए गए उच्च स्तरीय उद्घाटन सत्र का हिस्सा थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के अवार्ड्स की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ग्लोबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं की समूची टीम को पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। हाँ, कि खुशी है कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को WHO डायरेक्टर जनरल के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। वे एक स्वस्थ भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और संकल्प काबिले तारीफ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण मामले में साहेबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार और रांची के जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार से प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस मामले में साहेबगंज के जिला खनन पदाधिकारी को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 25 मई तक प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर हैं। उल्लेखनीय है कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और करीबी सीए सुमन कुमार और दुमका के जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ के दौरान कई सफेद पोशों तक पैसों के लेन देन की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध खनन के खिलाफ जिलों में सख्ती देखी जा रही है। साहेबगंज जिले में टास्क फोर्स बनाकर निगरानी शुरू कर दी गई है। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और खनन टास्क फोर्स टीम ने मंडरो प्रखंड के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के मुंडली मौजा में संचालित कई क्रशर प्लांटों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने अवैध रूप से खनन कार्य में लगे 9 पोकलेन मशीन, 2 ड्रिल मशीन को जब्त कर 3 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं खनन टास्क फोर्स टीम द्वारा बरहरवा, रांगा और कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में बिना माइनिंग चालान चेकिंग को लेकर अभियान चलाया गया। इसमें गिट्टी लदे 2 हाईवा ट्रकों को बिना माइनिंग चालान के ढुलाई पर जब्त कर ट्रक चालकों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने हॉकी छत्तीसगढ़ को 2 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हॉकी झारखंड की यह 6ठी टीम है जो इस वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। मणिपुर में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में झारखंड और हरियाणा के बीच मैच खेला गया था, जिसमें हरियाणा ने झारखंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर चैंपियन का खिताब जीता। इधर इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हज यात्रा 2022 के प्रतिनियुक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। पहली फ्लाइट जाएगी और मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, लखनऊ है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है, इस अहमदाबाद है। ये एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं और इन एम्बार्केशन पॉइंट से जो है वो लगभग जो हमारी कोटा हमारे पास है उस कोटे के हिसाब से हम हमारे हज यात्री जाएंगे। एक चीज बहुत अच्छी है कि ये जो सब्सिडी का जो छल था उसको बहुत ईमानदारी के बल के साथ हमारी सरकार ने और हमारी मिनिस्ट्री ने ही खत्म किया है। सब्सिडी का बहुत सुना होता था आपने, लेकिन सब्सिडी खत्म होने के बाद भी बहुत सालों से सब्सिडी चलती थी। सब्सिडी खत्म की गई और उसके बाद भी गैर जरूरी किसी तरह से भी आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल बर्डन हज यात्रियों पे नहीं पड़ा। और इस बार भी जो है वो इतना पैंडेमिक पीरियड है, इतने चुनौतियां हैं, उसके बाद भी हमारी ये कोशिश रही कि जो एयरलाइंस है जो हज यात्रियों को लेके जाती हैं वो जो है वो कोई गैर जरूरी बोझ हमारे हज यात्रियों पर न डालें। आपको मालूम है कि इस वक्त जो है वो सप्लाई चेन बहुत बाधित है। पेट्रोल और इसके जो पेट्रोलियम है और पेट्रोल हो या डीजल हो या इस तरह की चीजें इसकी बिल्कुल आसमान पे छू रही है। दुनिया में जो है क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, सिविल एविएशन के ऑफिसर्स और जो भी इस काम में लगे हुए थे उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो है वो इस बड़े संकट के टाइम में भी गैर जरूरी बोझ हमारे हज यात्रियों पर नहीं पड़ने दिया। और आपको खुशी होगी कि जो इस वक्त किराया तय हुआ है वो बहुत ही मुनासिब है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले यूजीसी ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में तेज आंधी पानी चली और बारिश भी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश हो सकती है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रांची जमशेदपुर मार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के ईचाडीह थाना क्षेत्र के ईचाडीह गांव के पास आज सवेरे हुई सड़क दुर्घटना में एक बस पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य 25 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार और तमाड़ थाना प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने पंचायत चुनाव के तृतीय चरण को लेकर रांची पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई निर्देश भी दिए। मौके पर पुलिस जवानों के बीच सूखा राशन का वितरण भी किया गया। हजारीबाग जिले के पेलावल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त रोमी निवासी जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जावेद इकबाल के पास से नाइट्रोसिन 10 टैबलेट, मोबाइल और 6,000 रुपए बरामद किए हैं। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित बिरला मैदान से पुलिस ने कुख्यात अपराधी संदीप थापा को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 3 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, गोलियां सहित मोबाइल फोन बरामद किए हैं। झारखंड हिंदू जागरण मंच का एक प्रतिनिधिमंडल रांची के सांसद संजय सेठ से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सांसद का पहले से स्वास्थ्य बेहतर है। गौरतलब है कि सांसद कुछ दिनों पूर्व हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में इलाज कराकर रांची लौटे हैं। रांची की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। इस बार भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। 9 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा में सभी धार्मिक रीति रिवाजों और नियमों का पालन किया जाएगा। इस सिलसिले में नए रथ के 2 पहिए का निर्माण कर उसकी विधिवत पूजा जगन्नाथपुर मंदिर के मुख्य पुजारी रामेश्वर पाढ़ी ने कराई। धनबाद में होने वाली दूसरी झारखंड एरोबिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल रांची के कोकर स्थित निरामया हॉल में आयोजित किया गया है। धनबाद जिला जिम्नास्टिक संघ की ओर से 29 मई को दूसरी झारखंड एरोबिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर सह समर कैंप का पहला चरण संपन्न हो गया। प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन संत कैथरीन उच्च विद्यालय आरा गेट के एवं अन्य क्लबों के लगभग 80 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्हें इमा के तकनीकी निर्देशक रेंसी सुनील किस्पोट्टा के दिशा निर्देश पर इमा के प्रशिक्षक संसाई राकेश तिर्की, आशीष भुट कुमार एवं उमाशंकर महतो के द्वारा आत्मरक्षा के तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम उप विजेता बनी। मणिपुर में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड और हरियाणा के बीच एक मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा ने झारखंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर चैंपियन का खिताब जीता। और अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था। मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में 2 बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्याग पत्र दे दिया। उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया। त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया। वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे। मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है।
वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था। हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे टोक्यो। जापानी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतवंशियों के साथ भी करेंगे संवाद। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को किया जा रहा है रवाना। दूसरे चरण के मतों की गिनती का काम आज भी जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध खनन के खिलाफ जिलों में दिख रही सख्ती। साहिबगंज में टास्क फोर्स बनाकर शुरू की गई निगरानी। और राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को किया पराजित। सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम बनी उप विजेता।